नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ा था। इस वंश का ही एक महान राजा है हर्षवर्धन, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि हर्षवर्धन अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। यह गद्दी पर 16 वर्ष की आयु में बैठा और इसका एक उपनाम शिलादित्य भी है। हर्ष को शिलादित्य कहा जाता है। हर्ष ने जो अपनी राजधानी बनाई वह बनाई कन्नौज में। यानी हर्ष के जो पूर्वज थे, पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था, और जिस समय पुष्यभूति वंश अस्तित्व में आया उस समय उनकी आरंभिक राजधानी थानेश्वर थी। यानी वर्तमान समय में अगर हम उसको देखते हैं तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में थानेश्वर नामक स्थान को बताया जाता है। परंतु हर्ष जब राजा बना तो वह अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके कन्नौज ले गया। गौड़ नरेश शशांक, जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, उसने इसके बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। तो इसने अपने बड़े भाई की मृत्यु का बदला लिया और गौड़ नरेश शशांक को पराजित किया एवं संपूर्ण कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और संपूर्ण कन्नौज पर अधिकार करने के बाद इसने कन्नौज में अपनी राजधानी बनाई और इसने जो उपाधि धारण की थी वह थी परम भट्टारक की। इससे पहले भी पुष्यभूति वंश का जो प्रथम प्रभावशाली शासक था प्रभाकर वर्धन, जिसका यह पुत्र है हर्षवर्धन, उसने भी परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। और उसके पुत्र हर्षवर्धन ने भी परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। और इसने यह कहा जाता है कि यह साहित्य का भी बहुत बड़ा प्रेमी था। तो इसने 3 नाटक लिखे, प्रियदर्शिका, रत्नावली व नागानंद नामक 3 नाटक इसने लिखे। ऐसा कहा जाता है, अतिशयोक्ति है कि यह जो नाटक है यह हर्ष ने नहीं लिखे, बल्कि इसके नाम से पुरस्कार लेकर धावक नामक एक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर हर्ष के नाम पर यह तीनों नाटक लिख दिए। और हर्ष विद्वानों को भी अपने दरबार में रखने का बहुत ही बड़ा शौकीन था। यह अपने दरबार में साहित्य प्रेमियों को और विद्वानों को रखता था। तो इसके दरबार में बाणभट्ट, जो कि एक प्रसिद्ध कवि हैं, वह रहते थे, जिन्होंने हर्ष चरित, जिसमें हर्ष के जीवन का विवरण मिलता है, जीवन काल का एवं सामाजिक एवं राजनीतिक स्थितियों का, हर्षकालीन सामाजिक एवं राजनीतिक स्थितियों का विवरण हर्ष चरित में हमें मिलता है। और एक पुस्तक है कादम्बरी। यह आपसे सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कादम्बरी के रचनाकार कौन है। तो कादम्बरी के रचनाकार बाणभट्ट हैं, जो कि किसके दरबार में रहते थे? हर्ष के दरबार में रहते थे, हर्षवर्धन के दरबार में। और इसके समय प्रमुख स्थल जो आप देखेंगे तो वह मथुरा था। मथुरा से हर्ष के समय में सूती वस्त्रों का जो व्यापार था वह बहुत ही ज्यादा फला फूला। मथुरा से सूती वस्त्रों का व्यापार होता था। सूती वस्त्रों का व्यापार मथुरा से हर्ष के समय बहुत ही ज्यादा हुआ। और मथुरा उस समय एक प्रमुख कला एवं संस्कृति का केंद्र था हर्षवर्धन के समय में। और इसी के समय हमने पढ़ा था कि चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया। 629 ईस्वी में हुएनसांग भारत आया और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के बाद करीब 15 वर्षों बाद वह 645 ईस्वी में चीन लौट गया। तो इसकी धार्मिक प्रवृत्ति पढ़ते हैं। यह किस धर्म का अनुयायी था? तो हर्ष बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। और यह पहले से महायान शाखा या बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था। यह हुएनसांग चीनी यात्री जो इसके दरबार में आया था, हुएनसांग से मिलने के बाद यह
बौद्ध बन गया। इससे पहले जो इसके पूर्वज थे या जो इसके वंशज थे वह शैव धर्म के अनुयायी थे, परंतु हुएनसांग जो कि एक चीनी यात्री था, इससे मिलने के बाद यह पूर्णतः बौद्ध बन गया। और हुएनसांग ने एक पुस्तक लिखी जिसमें हर्ष के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी मिलती है, जिसका नाम है सीयूकी नामक एक पुस्तक हुएनसांग ने लिखी, जिसमें लगभग 138 देशों का विवरण मिलता है, जिसमें इसने हर्ष के सारी जो भी सामाजिक व राजनीतिक स्थितियां थी हर्ष के शासनकाल में, उसका वर्णन किया है। और हर्ष के समय में जो प्रांत थे, जैसे इसने राज्य को कई भागों में विभाजित कर दिया था प्रांत में, और प्रांत को इसने भुक्ति में, और फिर भुक्ति को स्थानीय में, स्थानीय व ऊपरिक, ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे इसने अपने राज्यों को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर दिया अपने संपूर्ण राज्य को, और उस पर यह शासन चलाता था। और इसकी सैन्य स्थिति देखें तो माना जाता है कि इसके पास मौर्यकालीन से भी एक बहुत ही बड़ी सेना, मौर्य वंश से भी बड़ी सेना इसके पास थी। माना जाता है कि इसके पास लगभग 1 लाख घोड़े और लगभग 60,000 हाथियां थी। यानी इसके पास करीब 1 लाख घोड़े व 60,000 हाथियां इसकी सेना में थी। और इसके समय जो पुलिस, साधारण पुलिस कर्मचारी थे, वो यानी जो आज हम देखते हैं वर्तमान समय में पुलिस का जो अस्तित्व है, उस समय भी पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे ये, जिनको चाट या भाट, साधारण पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को चाट या भाट कहा जाता था। यह पुलिस विभाग के कर्मचारी थे जिनको चाट या भाट कहा जाता था हर्षकालीन या हर्ष के समय में, हर्ष के काल में। और एक जब हम हर्षचरित पुस्तक पढ़ते हैं तो हर्षचरित में प्रांतीय शब्द, जो प्रांतीय शासक थे या प्रांतपति थे, उनके लिए एक लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया है। लोकपाल शब्द का प्रयोग आपसे अगर पूछा जाता है कि हर्ष के समय में लोकपाल शब्द किस लिए आया है, तो लोकपाल शब्द आया है प्रांतपतियों के लिए। यानी जो प्रांत के शासक थे हर्ष के समय में, ये प्रांतपतियों के लिए एक लोकपाल शब्द आया है, जो कि हर्षचरित में लिखा गया है। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा रचित पुस्तक है, जिसमें हर्षवर्धन के लिए एक चाटुकारितापूर्ण रचना की गई है। क्योंकि पहले ऐसा जो दरबारी कवि होते थे वो अपने राजाओं के बारे में बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे। और हर्ष पहली बार पराजित हुआ, इसको दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इसको पहली बार नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय जो कि दक्षिण भारत का राजा था, हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन विजयी हुआ व हर्ष की पराजय हुई। तो दोस्तों यह था हर्ष के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी की चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।